अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो है लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने किरचॉफ्स करंट लॉ को देखा था और कुछ और बेसिक जो है सर्किट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को हमने स्टडी किया था, तो आज के लेक्चर में हम उससे आगे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये वही CLO1 का इसको सेक्शन 5 ही मैंने लेबल किया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ आपने पहले पढ़ लिया था, वोल्टेज लॉ और वोल्टेज करंट डिवाइडर्स और साथ में सीरीज पैरेलल रेजिस्टर्स को हम देखेंगे और इनसे रिलेटेड ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये लेक्चर नंबर जो है इसका ये 7 ही रहेगा, लेकिन ये जो है ना पूरे हफ्ते के अंदर जो भी टोटल आपके पास लेक्चर्स हैं ये उन सारों को कवर करेगा। ठीक है, तो मतलब कि लेक्चर नंबर 7 कुछ पोर्शन जो है वो आज के लेक्चर में होगा और कुछ हिस्से नेक्स्ट वाले में हम कवर कर लेंगे। तो 2 स्लॉट्स के अंदर होगा, क्योंकि इनके अंदर मैं एग्जैक्ट नहीं अब स्पेसिफाई कर सका कि कहाँ पे जाके सेपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक बिल्कुल कंटिन्यूस फ्लो में पूरे टॉपिक्स चल रहे हैं। तो लेट्स सी कहाँ पे जाके जो है टाइम हमारे पास पूरा होता है। अच्छा जी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था करंट लॉ, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि हमारे पास जो है, क्योंकि किसी भी नोड के केस में हमारे पास कोई भी करंट जो है वो जनरेट चार्जेस जो हैं वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहे होते, या वहाँ पे कोई जनरेशन का सोर्स नहीं है जो कि चार्जेस को बाहर सप्लाई करे, तो हमारे पास नेट जितना करंट लेट से बाहर आ रहा है उस नोड से उतना ही करंट अंदर आ रहा होगा। मतलब नेट सम ऑफ ऑल ऑफ दिस करंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है ना नोड के ऊपर हमने इस चीज़ को यूज़ किया था। उसके बाद अभी ये जो सेकंड लॉ है ये हमारे पास जनरेट होता है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि टोटल एनर्जी जितनी आपके पास है वो कंजर्व्ड रहेगी एक पूरे सर्किट के अंदर। तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या आया कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ और लूप इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो क्या हमारे पास चीज़ है कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, लेट से यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे एक दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट लगा हुआ है, कोई भी इस तरह से लूप बन रही है, ये एक और लूप बन रही है। इसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सेलेक्ट किया कि जी हम किस लूप पे काम करना चाह रहे हैं। ओ ये रुके एक सेकेंड, इसको पूरा नहीं किया गया, ये यहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा, तो हमारे पास अपना कोई और एक हम लूप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट से हमने ये वाली लूप सिलेक्ट कर ली। इंडिपेंडेंट होने की कोई कंडीशन इसमें नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो कोई भी लूप हो, तमाम लूप्स पे ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो हमें क्या चीज़ पता चलती है यहाँ पे, हमें पता चलता है कि जी लेट से इसके क्रॉस वोल्टेज आपके पास है V1, इसके क्रॉस वोल्टेज है V2 और इसके क्रॉस वोल्टेज है V3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास इस लूप के अंदर आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें। लेट से मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ये जो नोड है इसको ए लेट से लेबल कर लेते हैं, ये बी है, ये सी है और दोबारा ए आ गया। तो अब यहाँ पे मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, तो जी ये जो पहला टर्मिनल आया है इसमें इमीडिएटली सबसे पहले कौन सा साइन मेरे पास आया, माइनस। इसको मैं लिख दूँगा -V1। क्यों? क्योंकि यहाँ से आते हुए पहले नेगेटिव साइन से टकराए, एलिमेंट गुजर गया, दूसरा आया। अब ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है इसके हमारे पास जिस टर्मिनल से पहले कांटेक्ट में आए हैं वो है पॉजिटिव +V2, इसको गुजार दिया। फिर इसी लूप के अंदर ये बाकी एलिमेंट जो उस लूप में नहीं है उनको हमने नहीं कंसिडर करना, हमने हर लूप की बात करनी है। तो ये वाला एलिमेंट आया, इसके भी प्लस से हम आ रहे हैं, इसको भी प्लस में कर दिया, +V3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे m जो है 1 से लेके हमने ये जो एग्जांपल देखी है इधर कैपिटल M हमारे पास 3 है, m 1 से लेके 3 तक 1 प्लेस किया, ये आ गया, 2 प्लेस किया, 3 प्लेस किया, ये आ गया, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। अब इसमें हो सकता है कि हमें ये एक वोल्टेज पता हो और बाकी दो वोल्टेजेस नहीं पता,
तो हमें यहाँ पर से ये पता चल जाएगा कि जी उन दोनों का सम इसके बराबर है। ठीक है, तो ये आपने एक लूप इस्तेमाल कर ली। इसको एक तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या जो दूसरा एक तरीक़ाकार है उसमें हम कह सकते हैं कि टोटल वोल्टेजेस जो कि आपके पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आप जो मूव कर रहे हैं, वो आप टोटल इधर मूव कर रहे हैं V1 में, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव किया, वो सारी वोल्टेजेस एक साइड पे लिख दी। दूसरी साइड पे आपने लिख दिया वो तमाम वोल्टेजेस जहाँ पे आप हायर पोटेंशियल से लोअर पे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर। इसमें भी लोअर पे गए, इसमें भी लोअर पे गए, V2 प्लस V3। तो दूसरे अल्फाज में जितना पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा लूप के अंदर किसी एक एलिमेंट की वजह से, या सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं वो टोटल इतना पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे जितना सम ऑफ ऑल द एलिमेंटल वोल्टेजेस जो कि पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रही हैं उनके बराबर होगा। टोटल पोटेंशियल इंक्रीज़ इज़ इक्वल टू सम ऑफ बोथ पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ये इसके ना दूसरे इंटरप्रिटेशन है। ये इसी तरह जैसे हमारे पास KCL के अंदर था कि जी एक जितने करंट्स इनवर्ड आ रहे हैं वो बराबर हैं जितने करंट्स आउटवर्ड जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि जितना पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, जितनी एक चार्ज कैरियर को आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और हायर पोटेंशियल पे लेके जाएंगे, वो उतने बराबर होगी जितने भी एलिमेंट्स के क्रॉस दोबारा उस चार्ज को जो है वो पोटेंशियल हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है KVL का पूरा आ गया। अच्छा, फर्दर इधर ऐड करता जाऊं कि ये एक आपके पास लूप थी, अगर आप इसी को चेंज करके लेट से बनाना चाहते हैं, ये वाली लूप ऑरेंज वाली लेना चाहते हैं, तो और ये जो थर्ड एलिमेंट आपके पास लगा है इसको मैं कह देता हूँ जी V4 है। तो अब इस लूप के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे पहले मेथड के हिसाब से जी -V1 नेगेटिव से पॉजिटिव पे गया, प्लस V2, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी ये प्लस से इस तरफ को जा रहे हैं, प्लस V4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आप देखें कि आपके पास जो है ये वाला जो एलिमेंट लूप में नहीं है उसको आपने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, जो जो एलिमेंट लूप में आ रहे थे आपने उनको खाली कंसिडर किया और ये बराबर हो गया। और दूसरे केस में हम ये इधर भी कह सकते हैं कि इस लूप में जितना पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ वो बराबर है टोटल जितना पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ, V2 प्लस V4। तो अगर आपने ना यहाँ पे आपको नहीं अगर एक्चुअली पता कि ये एलिमेंट पैसिव है एक्टिव है या किस तरह का है, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि वोल्टेज बेशक ये पॉजिटिव हो सकता है कि अगली साइड पे पॉजिटिव आना हो। आपने तो तुक्का ही लगाया ना, अंदाज़न आपने कहा कि जी मैं ऊपर पॉजिटिव लेबल कर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। उस केस में क्या होगा कि जी यहाँ पे जो एक्चुअल इसकी वैल्यू बाकी सर्किट को सॉल्व करके आपके पास आएगी। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो एज इट इज़ ये रहेगा। अगर लेट से V4 मेरे पास आ जाता है, सर इधर बल्कि कलर मुझे रेड यूज़ करना चाहिए, वो ज़रा ज़्यादा क्लियरली आ जाता है नज़र। V4 की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है इसमें -5 वोल्ट्स, तो इसका मतलब होगा कि आपने इसको एंड पे लेबल कर देना है -+5 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये एक्चुअल आपने स्टार्ट में बस जो भी पोलैरिटी लेंगे उसके साथ आपने सॉल्व करते रहना है। एंड पे रिज़ल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि पोलैरिटी सच्ची थी कि गलत थी। ठीक है, इसी तरीके से है जैसे यहाँ पे आपने जो भी करंट्स की डायरेक्शन लेनी है वो लेके सॉल्व करना शुरू कर दें, जिससे एक अननोन पैरामीटर को निकालना एंड पे पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जी सॉल्व करते वक्त एंड पे अगर पोलैरिटी ऑपोजिट आती है तो आपको पता चल जाता है कि जी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूछने चाहिए आपको, इससे रिलेटेड बनेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा जी, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ, ये वही बातें दोबारा यहाँ पे की हुई हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो है एग्जांपल के तौर पे ये एक और सर्किट इसने लिया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से एक बना दिया था, लेकिन चलें अब ये वाला हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरफ से जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो -V1
प्लस पहले आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इधर से मतलब ये करंट नहीं मूव कर रहा है, ये हम एक लूप बना रहे हैं, पर लूप की डायरेक्शन का ख्याल रखना है। तो ये हर पॉइंट पे इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास लूप है। जैसे घड़ी के अंदर नहीं होता आपके पास कि टाइम जो चल रहा है ये बड़ी सुई है, तो ये इस साइड के ऊपर मूव कर रही होती है, टिक 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 इस तरह करके। तो ये क्लॉक जिस डायरेक्शन में जाती है ये उसी में जा रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज था, इसके अंदर फिर प्लस V2 हो जाता है, फिर यहाँ से देखते हैं प्लस V3 हो जाता है, फिर यहाँ से अब ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो ये हमारे पास माइनस V4 हो गया, और फिर ये इसका भी प्लस आ गया तो प्लस V5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दूसरे अल्फाज में हम तमाम जो आपके पास पोटेंशियल इंक्रीज़ हैं, ठीक है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं चार्जेस को, या पोटेंशियल इंक्रीज़ आपके पास कर रहे हैं, तो उन सारों को एक तरफ लिख लेते हैं। V1 प्लस V4 इज़ इक्वल टू V2 प्लस V3 प्लस V5, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से रिलेशन आ गया, और इधर कोई नहीं बात की गई, बस यही चीज़ बताई गई है। तो यही दोबारा जो है जैसे मैंने अभी किया था, V1 प्लस V4 को एक तरफ लेके अगली तरफ दूसरे लेके, तो इसके हिसाब से हम कह देते हैं सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, जितना जो के अक्रॉस वोल्टेज जो है, इधर हायर पोटेंशियल था लोअर पे तो वोल्टेज ड्रॉप हुई, इज़ इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइजेस। इधर लोअर वोल्टेज थी, इस पॉइंट पे हायर है, ठीक है, तो यह राइज हुआ है। तो ये जितना आप ड्रॉप करेंगे वोल्टेज वो बराबर होगी टोटल उस लूप में कितनी वोल्टेज इंक्रीज़ हुई है। ये अल्टरनेटिव मेथड है इसको सॉल्व करने का। नोटिस दैट इफ़ वी हैड ट्रेवल्ड काउंटर क्लॉकवाइज, हाँ वो कह रहे हैं कि जी अगर हम इधर की बजाय लूप क्लॉकवाइज की बजाय हम यूं बनाते, ठीक है, तो क्या हमारे रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ से करता हूँ, तो ये इधर से इंटर हो रहे हैं माइनस V5 प्लस V4 माइनस V3 माइनस V2 प्लस V1 इज इक्वल टू ज़ीरो। V3 माइनस V2 है, सही। तो अब इसमें भी ये V1 प्लस V4 पॉजिटिव है, एक साइड पे रखते हैं, यही चीज़ बन जाएगी अगलों को अगली साइड। तो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज से फ़र्क कुछ नहीं बनता, तो वो दोनों केसेस में आपके पास रिज़ल्ट एक जैसा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था जो मर्ज़ी डायरेक्शन ले लें, बस आप देखें कि जी जो भी लूप की डायरेक्शन उसके हिसाब से पहला टर्मिनल जो एलिमेंट का आता है उधर क्या साइन है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसी तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका पहले नेगेटिव साइन आया, इसका पॉजिटिव साइन आया, इसका पॉजिटिव साइन आया, इसका नेगेटिव साइन आया, इसका पॉजिटिव साइन आया। तो इसी तरीके से हम ये साइंस इसमें लिख देंगे इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये एक और इसकी जो एग्जांपल है वो आप यूं ले लें कि एनालॉजी के हिसाब से, कि हमने जहाँ पे हाइट और पोटेंशियल एनर्जी का भी अक्सर जिक्र किया था ना कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कुछ लोग स्कीइंग अगर कर रहे हैं तो इनके पास जो है जितना पोटेंशियल एनर्जी इधर से मूव करते करते पहाड़ के टॉप तक जाने तक ये जितनी लेंगे, उसके बाद पहाड़ के नीचे आने तक उतनी ही टोटल एनर्जी इनके पास ड्रॉप होगी, ठीक है। अब उसमें कहीं पे बड़ी ड्रॉप हो जाए, कहीं पे कम ड्रॉप हो जाए, ठीक है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। या ये भी पॉसिबल है कि ये यहाँ तक एक तरफ जाएं, फिर थोड़ा नीचे आ जाएं, फिर दोबारा ऊपर चले जाएं, और फिर इस तरीके से करके नीचे आ रहे हों। तो जितनी बार भी आपके पास ये राइज़ आएगा और जितनी बार भी आपके पास ये टोटल ड्रॉप आएगा, उन सारों को आप सम करेंगे, ये टोटल राइज़ को और ड्रॉप को जो है, राइज़ वैसे ये कम हो जाएगा अगर हम ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेते, तो ये सारा टोटल जब आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास जो है रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। तो ये एक एनालॉजी के हिसाब से ना थोड़ा बेहतर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी जो है एक सिंपल जो है एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है जहाँ पे जो है ना मल्टीपल पावर सप्लाईज आपने ना लगाई हुई हैं,
ठीक है, सीरीज़ में लगाई हुई हैं हर एक के, ये जो है कोई और नोड एडिशनल नहीं निकली तो सीरीज़ के अंदर है। तो और आप जो है मेन टर्मिनल के ऊपर देखना चाह रहे हैं कि कितनी वोल्टेज आपके पास आएगी। तो इसमें आप फिर देख सकते हैं कि आपने जो है वी ए बी निकालना है। तो वी ए बी को आप इधर ऐसे कंसिडर कर लें जैसे कोई हाइपोथेटिकल जो है ये एलिमेंट सा ही लगा हुआ है, लगा तो नहीं है, और उसके क्रॉस आपके पास प्लस माइनस वी ए बी है। ठीक है, एक ही तरीका है कि ये आप कर लें, वरना अगर आप नहीं भी करते तो जब आपको ये वोल्टेज पता है बस आप लूप की डायरेक्शन बना लें। तो इधर से आपको पता है कि जी ये नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, तो माइनस वी ए बी का साइन आ गया आपके पास, माइनस वी ए बी, क्योंकि ये माइनस पहले आया, फिर ये प्लस आएगा, फिर ये वाला प्लस आएगा, और फिर ये वाला माइनस आएगा। माइनस वी ए बी प्लस वी वन प्लस वी टू माइनस वी थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब है कि जी ये जो वी ए बी आपके पास है ये लिखा हुआ है वी वन प्लस वी टू माइनस वी थ्री के बराबर आ गया। तो इसमें आप ना इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसके इन टर्मिनल्स के दरमियान में जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप वही होगा इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो यहाँ पे है, और इक्विवेलेंट ये बना दिया हमने। कहा कि जी वी ए बी के बीच में ऐसे है जैसे एक सिंगल सप्लाई लगी है तीन की बजाय, जिन वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जहाँ पे आपके पास जिसकी वैल्यू वी वन प्लस वी टू माइनस वी थ्री है। तो ये वाली चीज़ जो है हम के वी एल के थ्रू जो है हम इस पूरे को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इधर अब जो है इससे रिलेटेड थोड़ी सी ये एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल के अंदर फॉर द सर्किट इन फिगर 2.21 फाइंड वोल्टेजेस V1 एंड V2। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जी वोल्टेज V1 V2। अच्छा, बुक में ये वाला यूज़ किया है, उसका सोल्यूशन लिखा है। मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कंसिडर कर लेता हूँ लूप। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मैंने काउंटर क्लॉकवाइज कर लिया। क्लॉकवाइज घड़ी ने ऐसे मूव करना होता है, मैंने ऑपोजिट कर दिया। तो इसके अंदर अब साइन देखते हैं जी, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी से स्टार्ट कर दें। 20 इसको लिखते हैं 20 वोल्ट्स माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जिसका आगे जाके क्या हमारे पास मतलब बनता है, इसमें हमसे पूछा गया था फाइंड द वोल्टेजेस V1 एंड V2। तो हमारे पास रिलेशन ये आता है कि जी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब लेकिन यहाँ पे हम अगर एक देखें ना कि जी इस पूरे में से जो है ना कोई करंट भी मूव कर रहा होगा। लेट्स से यहाँ पे मैं करंट कह देता हूँ कि जी ये I1 मूव कर रहा है। तो अगर एक I1 करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो एलिमेंट की जो ये वैल्यू आएगी, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बनती है, ये करंट मेरे पास। अच्छा नहीं, ये साइंस के अंदर एक मैंने चीज़ अभी नोट की है, ये वाला एलिमेंट तो प्लस है, ये प्लस V2 है। ठीक है, तो V2 अगर पॉजिटिव है तो ये V1 माइनस V2 बनता है, क्योंकि ना वो मार्कर उस तरीके से ये इस पे प्लेस कर दिया, एक्चुअल साइन ही नहीं नज़र आ सका। ये नज़र देखना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा जी, इस तरीके से बन गया। अब मैंने कहा कि जी इसमें से ये I1 करंट इस तरफ को फ़्लो कर रहा है, फ़ाइन। तो ये वाली जो वोल्टेज है पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से V2 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी, ये वाली चीज़ आएगी IR, I1 टाइम्स 3 ओहम
ठीक है, और जो ये वाला एलिमेंट है 2 का, इसमें नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहा है, तो V1 इज़ इक्वल टू माइनस I1 टाइम्स 2 ओहम। ठीक है, अब जब ये चीज़ें आ गई, इन सारों को मैं प्लेस कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। अब याद रखें कि इधर मैंने काफ़ी ना लॉज अप्लाई किए हैं। पहला तो ये वाला सॉल्व करते वक्त केवीएल अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे ओहम्स लॉ को अप्लाई किया 2 दफ़ा। ठीक है, और ओहम्स लॉ के हिसाब से हमें डायरेक्शन के ऊपर हमने पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से किया, तो करंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है तो उसके साथ माइनस साइन आना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से कर लिया। फाइनल एक्चुअल करंट की वैल्यू हमें नहीं यहाँ पे इस तरह पता चली। उसके बाद क्या आया कि जी इधर V1 की वैल्यू इधर प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे जो निकाली थी -2 I1, और ये जो है V2 जो था यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस, कितना होता है ये 3 I1 इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट, तो -5 I1 इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट, तो I1 इज़ इक्वल टू -4 एम्पेयर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जब सॉल्व किया और करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आ गई, तो इससे हमें पता चला कि जी एक्चुअल जो करंट ने फ़्लो करना है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करना है। ठीक है, और इसकी इस डायरेक्शन के अंदर करेक्ट डायरेक्शन में वैल्यू 4 एम्पेयर है, और अपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो -4 आ गई पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही। ठीक है, तो एक्चुअल करंट की हमें डायरेक्शन का पता चल गया। दूसरा, अब 4 एम्पेयर को इधर प्लेस करते हैं तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास V1 कितना आता है। अच्छा, अब I1 की वैल्यू क्योंकि -4 आई थी, तो इस इक्वेशन में -4 ही प्लेस करना है। -4 टाइम्स 2 8, ये हो गया +8, 8 वोल्ट आ गया। और यहाँ पे आपने प्लेस किया -4 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू -12 वोल्ट। तो -12 वोल्ट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके पास ये वोल्टेज आपने गलत लेबल की हुई है। तो V1 के क्रॉस तो ठीक हमने वोल्टेज की डायरेक्शन थी, तो V1 के क्रॉस हमारे पास हो गया, ये मेरे पास माउस का ये प्लस है, ये माइनस है, और 8 वोल्ट आ रहा है। और जो V2 के अक्रॉस मुझे कह रहा है कि जी आपने वोल्टेज की डायरेक्शन गलत लेबल की हुई है, तो माइनस का क्या मतलब हुआ कि जी इधर को एक्चुअली प्लस है, इधर को माइनस है, और 12 वोल्ट है। तो हमें अब ये नज़र आया कि हमने इस एलिमेंट के क्रॉस इनिशियली बुक के अंदर वोल्टेज भी उसने उल्टी लेबल की हुई थी, और करंट भी मैंने जो लिया है बुक में नहीं, मैंने जो लिया है वो करंट भी उल्टा लिया हुआ था। पर अगर मेरी तमाम कन्वेंशंस और सेंस इन चीज़ों की ठीक है और मैं केवीएल और सारा अप्लाई करूँगा, तो एंड रिज़ल्ट उसने मुझे बताया कि जी आपने करंट भी गलत लिया हुआ है, उसको भी सीधा करें। ये खुद ही सोल्यूशन ने बता दिया, और उसने बता दिया कि जी यहाँ पे आपने जो वोल्टेज लेबल की हुई थी वो भी गलत लेबल की हुई है। तो हम जब इसको अब देखते हैं तो हमें पता चलता है ऑफ कोर्स तमाम रजिस्टर पैसिव एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ये वाला रजिस्टर है, इसके भी पॉजिटिव डायरेक्शन से आपके पास जो है करंट मूव कर रहा है, तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। 4 एम्पेयर टाइम्स 8 पूछा नहीं है वैसे, लेकिन 32 वाट जो है ये पहला एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा एलिमेंट 4 जमा 4 टाइम्स 12 हमारे पास हो गया ये 48 वाट। आपने ना 48 वाट जो है ये वाला एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसको देखें 20 टाइम्स 4, ठीक है, 80 वाट जो है ये सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, और ये दोनों जो हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सप्लाई के लिए नोटेशन में माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी बैलेंस आउट चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आप इस प्रोसीजर की पावर देखें कि आप अगर गलत भी इनिशियल अजम्पशन के साथ सॉल्व करते हैं
तो ये प्लस और माइनस साइंस आपको ठीक कर देंगे। लेकिन अब गलती क्या होगी कि इधर आम तौर पे जो है ना, इनके साथ कन्वेंशंस के साथ आपको शुरू से एंड तक अच्छी तरह समझ होनी चाहिए और यू हैव टू स्टिक टू देम। एक जगह पे आपने गलती कर दी अगर, और वो कन्वेंशन के उल्टा साइन आपने लिख दिया कहीं, तो फिर आपका जो है ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी और एंड तक जाके हो सकता है बहुत बिल्कुल ही गलत रिजल्ट आए। तो ये प्रैक्टिस से ही आपको जो है ना इसका पता चलेगा। सेकंड यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, V1 और V2 हमसे पूछा गया है और ये वाला एक सर्किट है, ठीक है। तो इधर हमने किसी डायरेक्शन के अंदर चूज़ करना है, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में होगा, पर हम चलें इस डायरेक्शन में ले ले, बल्कि ये मैं कलर इसका जो है रेड ले लेता हूँ। रेड से ज़रा ना इजीली जो है क्लियरली आइडेंटिफाई, और ये बाहर बना देता हूँ लूप। तो मैंने जी ये डायरेक्शन ले ली जो कि है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, और करंट मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पूरी लूप के अंदर मैं लिख सकता हूँ, मैं इधर कहता हूँ कि जी लेट से करंट I1 इधर से मूव कर रहा है, बल्कि I1 की भी ज़रूरत नहीं है, I करंट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब साइंस को हम देखते हैं जी, इधर ये माइनस का साइन है, इधर पहले प्लस का साइन आता है, इधर माइनस का साइन आता है, इधर भी माइनस का साइन आता है, ठीक। ओके, अब मैं इसको लिखता हूँ। तो जी पहला एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास, पहला एलिमेंट आ गया -32। उसके बाद क्या, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूँ, KVL, -32। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, +4। उसके बाद मेरे पास आया माइनस ये था नोटेशन का साइन, और उसके बाद वैल्यू इटसेल्फ उसकी -8 है। वोल्ट लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, पर चलें। अच्छा ये सॉरी, ये 4 मैंने कर दिया इधर, ये V1 है। -32 प्लस V1 माइनस ऑफ -8, और यहाँ पे मेरे पास आ गया -V2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा जी V1 माइनस V2 इज़ इक्वल टू, ये 8 पॉजिटिव है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, -16 वोल्ट्स आ गया, अगली तरफ लेके गए तो 16 वोल्ट्स, जहाँ 26 है, 24 है, कैलकुलेटर खोलना चाहिए। 24 वोल्ट्स इस तरफ को आ गए, ठीक है। और ये V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 24 वोल्ट। ओके गुड, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब दूसरे रिलेशन के अंदर हम हर एक के क्रॉस ओहम्स लॉ लगा के देखते हैं। एटलीस्ट रेजिस्टिव एलिमेंट्स के क्रॉस हमें पता है ना कि कैसे ओहम्स लॉ ने लगना होता है। तो एज़ पर ओहम्स लॉ हमारे पास करंट इधर से जा रहा है, पैसिव साइन कन्वेंशन है, तो V1 इज़ इक्वल टू 4I, ठीक है। पैसिव साइन कन्वेंशन है, 4 को करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, आ गया साइन। इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, ये करंट नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है, तो V2 हमारे पास जो है नेगेटिव डायरेक्शन से आने का मतलब है -I करेंगे हम इधर, ठीक है। -I विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, ये 2 पहले लिख देना चाहिए, -2I ये हो गया। इन दोनों चीज़ों को अब यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो ये बन जाता है 4I प्लस 2I इज़ इक्वल टू 24। इसका मतलब है 6I इज़ इक्वल टू 24, और इसका मतलब है ये I इज़ इक्वल टू 24/6 जो कि होता है 4 एम्पेयर हमारे पास करंट आ गया। ये लेट्स से इसको अब प्लेस कर देते हैं इधर, तो V1 हमारे पास कितना आया, 4 × 4 16, और V2 क्या आया, ठीक है। अब जी -2 को 4 से किया तो ये आ गया
8 वोल्ट, ठीक है। तो -8 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे अब ये -8 का क्या मतलब है? पहली चीज़ है करंट पॉजिटिव आने का मतलब कि वाकई करंट इसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और 4 एम्पेयर है। उसके बाद ये V2 -8 होने का मतलब है कि आपने यहाँ पे सिंबल इसका गलत डाला हुआ है, इसको प्लस माइनस ऐसे होना चाहिए, और ये 8 वोल्ट है, ऊपर वाला आपने सही डाला है, और ये 16 वोल्ट है। और जो यहाँ पे है ये वैसे ही सीधा पता चल रहा है कि जी आपने इसको -8 लिखा हुआ है, तो दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि ये +-8 वोल्ट बनता है। -8 लिखते हैं और इस तरफ को हो तो अगली डायरेक्शन में +8 हो जाना है। तो 32 में से आप यूँ समझ लें कि आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया, 24 वोल्ट रह गए। तो 24 वोल्ट जो हैं, जो टोटल आपके पास आ रहे थे, वो जो इंक्रीज़ हुआ है वो 16 + 8 24 वोल्ट्स के डिक्रीज़ के बराबर है। तो एट द एंड या 32 वोल्ट्स इंक्रीज़ हुआ है, तो 16 वोल्ट इधर ड्रॉप हुआ, 8 वोल्ट इधर ड्रॉप हुआ, 8 वोल्ट इधर हो गया, और टोटल 32 वोल्ट्स आ गया। तो ये आपके पास KVL के तहत ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, मैं इधर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ना काफ़ी इन डेप्थ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं और इधर ना काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मेरी कोशिश होगी मैं क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ। तो देख लेते हैं, अभी तक तो टाइम काफ़ी पड़ा है, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं उनको देखते हैं, थोड़ी सी रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हैं ये। तो डिटरमिन वी आउटपुट एंड आई इन द सर्किट शॉन इन फिगर 2। अच्छा जी, ये सर्किट है और इसमें आपसे पूछा गया है कि एक तो ये करंट निकालना है आपने आई, दूसरा आपने क्या निकालना है वी आउटपुट, ये वोल्टेज निकालनी है। तो पहली चीज़ इधर हम देखते हैं कि जी ये वार्निंग साइन, इसमें तवज्जो से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास जो है डिपेंडेंट सोर्स है, तो हम क्या करते हैं कि जी इसको सॉल्व करना है तो पहले तो हम करंट की डायरेक्शन को ये एक आध ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं वही ले रहा हूँ जो इधर की है। अब क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आई करंट इधर को फ़्लो कर रहा है, तो मैं पूरा जो करंट फ़्लो कर रहा होगा उसको भी आई लेबल कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट सीरीज़ में एक ही करंट है फ़्लो करना है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद अब मैं देख लेता हूँ जी ये नेगेटिव साइन है। अच्छा, इसके अक्रॉस बताया ही नहीं उन्होंने, आई करंट फ़्लो कर रहा है, भाई वोल्टेज क्या है कोई नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पैसिव साइन कन्वेंशन के तहत इसके क्रॉस खुद ही लेबल कर लेते हैं वोल्टेज एक, उसका नाम मैं रख देता हूँ V1। और पैसिव साइन कन्वेंशन के तहत अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जी इसके क्रॉस वोल्टेज ने ड्रॉप ही होना है। तो जी मैंने इसलिए इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स के क्रॉस हम देख लेंगे कि क्या आती है वोल्टेज। तो अब ये हमारे पास प्लस हो गया एलिमेंट, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है। तो रिलेशन इसका लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा -12 + 4i + 2v आउटपुट -4 -6 करंट इसमें से, अच्छा बल्कि ये 6 की बजाय जो लेबल्ड है वोल्टेज माइनस वी आउटपुट इज़ इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, ये -4 है, -12 है, इन टर्म्स को उठा के अगली तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव उधर हो जाएंगी, ये 16 हो गया। ये 2v आउटपुट है, ये v आउटपुट है, एक v आउटपुट रह गया, और 4i + v आउटपुट इज़ इक्वल टू 16। ये हमारे पास रिलेशन आ गया KVL लगा के। अच्छा जी, अब हमने ये KVL लगा दिया, रिलेशन आ गया, ओके गुड। आगे क्या करें, अब क्या इसमें मामला होना चाहिए? तो अब हमने देखना है कि जी क्या कोई इधर है कोई चीज़ जो हमें कोई हेल्प आउट कर सके। तो हमें पता चलता है कि जी इसके अक्रॉस हमें करंट पता है, नहीं करंट नहीं पता हमें, लेकिन है कि एटलीस्ट लेबल्ड है। तो वी आउटपुट को करंट की फॉर्म में हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन देखें ना, वी आउटपुट और करंट है।
अगर कोई और रिलेशन मिल जाए जो वी आउटपुट को करंट की टर्म्स में लिख दे या करंट को वी आउटपुट की, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वी आउटपुट इज इक्वल टू करंट, ओहम्स लॉ लगाते हैं, इज इक्वल टू नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव साइन आएगा, -6i। ठीक है, ये आ गया। अब ये -6 है, इसको यहाँ पे प्लेस किया हमने तो ये हमारे पास क्या आता है, 4i माइनस 6i इज इक्वल टू 16 -2i इज इक्वल टू 16, i इज इक्वल टू -8 एम्पेयर। तो हमने ये जो करंट इन्होंने पूछा था वो निकाल लिया हमने, i इज इक्वल टू -8 एम्पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जी करंट जो है i तो -8 के बराबर है, लेकिन जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो कर रहा है। दूसरा वी आउटपुट का पूछा था इन्होंने, तो वी आउटपुट थी -6i -6 टाइम्स 8 -8 करंट वोल्ट के बराबर हो गया। तो ये -6 और -8 ये कितना हो गया, ये हो गया जी 48। तो हमें पता चला कि जी क्योंकि हमने ये करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ली थी, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन इस तरफ से ली थी, तो उसके हिसाब से हमारे पास वी आउटपुट इक्वल टू -vi आ रहा था। लेकिन एक्चुअली करंट की डायरेक्शन ये वाली है, इस तरफ से। तो ये करंट क्योंकि इधर से फ़्लो कर रहा था तो वोल्टेज भी इसी साइड पे पॉजिटिव होनी थी। तो हमारे पास वोल्टेज का नंबर 48 ही आ गया, प्लस माइनस 48 वोल्ट। और जो करंट है हमारे पास वो हमारे पास जो है एक्चुअली इस तरफ से फ़्लो करेगा और उसकी वैल्यू होगी 8 एम्पेयर। ये अच्छा नोट करें कि मैंने जब ये इसकी सही वैल्यू लिखता हूँ ना तो वो सिंबल आई नहीं मैंने डाला। वो ना डालने की ये वजह है कि आई तो लेबल्ड है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। आई की वैल्यू जो है वो हमें फिर आगे बता रहा है कि ये इस तरफ है, ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव इस तरफ को है। तो इसके क्रॉस जो हमने वोल्टेज मतलब निकाली थी वो V1 जो लेबल हमने किया था वो निकालेंगे तो नेगेटिव बेसिकली आनी है हमारे पास, ऐसे वो निकाली नहीं थी। चलें ठीक है, उसको फिर रहने देते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये गलत लेबल था, तो हमें एंड पे पता चलेगा कि जी इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ ये नेगेटिव था। 4i बन रहा था, i -8 है तो 4 टाइम्स, तो इस तरफ इसको कलर कोई और कर देते हैं हम। ये एक्चुअली इधर को प्लस है, इधर को माइनस है, और ये 32 वोल्ट इसने होना है। तो मतलब कि इनिशियली आपने ना लेबलिंग वगैरह जो मर्ज़ी की होती है, एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम आपके पास सही वैल्यूज़ आ जाएंगी जिस मर्ज़ी डायरेक्शन के अंदर हों। अच्छा जी, इसके बाद अब हम ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये नंबर 2.6। तो इसके अंदर हमारे पास जो है पूछा क्या गया, वी एक्स निकालना है और वी आउटपुट निकालना है। अगेन वही काम हम करेंगे, पहले तो लूप की कोई ना कोई डायरेक्शन आपने बना दी, डायरेक्शन बनाने के बाद उसके करंट को आई लेबल कर दिया जो भी है, इस डायरेक्शन में लेट से जा रहा है। फिर आपने देख लिया साइन, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। -70 प्लस 10i प्लस 2vx माइनस वी आउटपुट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिलेशन इसका आ गया एक, ये के वी एल लगा के आया। इससे पहले आप लिख सकते हैं जब सॉल्व कर रहे हैं, अप्लाइंग के वी एल
ऐसे ना हो कि प्रॉब्लम्स के अंदर डायरेक्ट ये लिखा हो। खैर वो भी ठीक, लेकिन बेहतर है कि आप ऊपर लिख भी दें कि जी केवीएल अप्लाई किया हमने, और ये डायरेक्शंस और ये चीज़ें सर्किट रीड्रा करके लेबल करनी है। अच्छा, ये सारा आ गया, तो इसमें हम आगे चलते हैं। ये एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जी वी एक्स इज़ इक्वल टू 10i। सेकंड रिलेशन आ गया। यहाँ पे वी आउटपुट है, वी आउटपुट इज़ इक्वल टू -5i। अब आप कहेंगे माइनस क्यों? क्योंकि पैसिव साइन कन्वेंशन यहाँ पे के हिसाब से, क्योंकि करंट नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है, तो -5i। चलिए ये हो गया। ये सारा कुछ इसमें प्लेस करते हैं। -70 प्लस 10i प्लस 2vx का मतलब है प्लस 20i माइनस वी आउटपुट -5i इज़ इक्वल टू 0। 70, अब ये क्या हुआ, 20 जमा 10 हो गया, ये 30 माइनस 5, 70 अगली तरफ ले जाके इधर लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 25 आई। इसका मतलब है कि जो करंट ने फ़्लो करना है ना, वो हमारे पास हो जाएगा 70/25। ये अब किसके बराबर बनता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा मेरे ख्याल में 14/5। ठीक है, 50/10 होता है तो 20/5। ठीक है, इतने एम्पेयर करंट आ गए। डायरेक्शन इसकी सही है, यहीं पे से फ़्लो करना है। फिर यहाँ से आगे इसने पूछा है Vx, तो Vx इज़ इक्वल टू, इस चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई किया है, Vx एक सेकेंड। अच्छा, इधर एक करेक्शन, ये प्लस का साइन है, नहीं ये सॉरी, ये माइनस का ही साइन है, लेकिन ये माइनस इधर प्लेस करते हैं तो ये प्लस हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है ये 35 हो जाती है। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे करंट एक्चुअली 70/35 इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर आता है। जब ये 2 एम्पेयर आ गया है तो फिर आगे से यहाँ पे हमने जब Vx को निकालना है, 10 टाइम्स I है, तो ये 20 वोल्ट बन जाएगा। और जो सेकंड केस है हमारे पास, -5 टाइम्स 2 -10 वोल्ट आपके पास जो है बन गया। तो Vx इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट और V आउटपुट इज़ इक्वल टू -10 वोल्ट। तो जैसे आपने भी देखा कि यहाँ पे भी सॉल्व करते वक्त जो है एक आध जगह के ऊपर साइन की वजह से एक मिस्टेक है कि यहाँ पे माइनस और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, इसको करेक्टली लिखना चाहिए, माइनस ऑफ -5i। तो जहाँ पे भी इस तरह की कोई ना कोई मिस्टेक होगी, आपके पास रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे तो चलिए आंसर लिखा था तो वो देख के अंदाज़ा हो गया कि जी कोई मिस्टेक है। एक वो वजह थी, दूसरा था कि करंट क्योंकि फ्रैक्शंस में आ रहा था, 14/5, वो एक वार्निंग साइन था। लेकिन है कि पेपर्स के अंदर या असाइनमेंट्स आपको जो मिलेंगी उसमें लाजमी नहीं है कि इसी तरह के ये आपके पास वो हो। मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शंस में भी आएंगे, क्योंकि रोल नंबर के हिसाब से हर एक असाइनमेंट डिफरेंट है, तो पॉइंट्स में और काफ़ी जो है वो उस तरह के वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो उनमें आपके पास जो है ये ट्रैक करना और मुश्किल हो जाएगा। आपको बार बार उसको देख के वेरीफाई करना होगा जो भी रिज़ल्ट आए कि ठीक हैं कि नहीं। और उसको ठीक चेक करने के लिए आपको जो है पावर बैलेंस रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली बता देगा कि आपके रिज़ल्ट ठीक हैं कि नहीं, बजाय इसके कि आप सॉल्व करें और आप कहें बिल्कुल ठीक है और एंड पे पता चले कि ठीक नहीं है आंसर। लेट्स से इधर हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो है अब I1 है
आई थ्री है और आई टू है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर ना सबसे पहले जो है यहाँ पे ना दो लूप्स का सिस्टम एक बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमें जो पहली चीज़ पता चलती है कि जो V2 वोल्टेज है और V3 वोल्टेज है वो बराबर है। या दूसरे अल्फाज में जो है ये जब हम KVL अगर लगाते हैं तो उसकी तरफ से हमें पता चल जाता है कि जी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, V3 माइनस V2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब है कि V3 इज़ इक्वल टू V2। तो ये हमें ना इस तरीके से भी पता चल जाता है क्योंकि ये दोनों के क्रॉस एक ही वोल्टेज आ रही है। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे जो था, यहाँ पे हम देखते हैं ये जी प्लस है, ये हमारे पास प्लस है, तो हमें आप पता चलता है कि जी 30 माइनस 30 प्लस V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना सेकंड रिलेशन एक यहाँ पे आ जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि इधर इन टर्म्स के ऊपर जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो ओहम्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी V2 इज़ इक्वल टू 3I2, क्योंकि ये ओहम्स लॉ। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, V3 इज़ इक्वल टू 6I3। और ये दोनों हमारे पास पता चलता है कि जी आपस में बराबर हैं, क्योंकि यहाँ से जो है V3 V2 के बराबर है, तो इसका मतलब है 3I2 3I2 इज़ इक्वल टू 6I3, जिसका मतलब है कि जी I3 इज़ इक्वल टू I2 ओवर 2। ठीक है जी, कि I3 जो है वो I2 ओवर 2 के बराबर है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाले हिस्से के अंदर चलते हैं। तो जो हमारे पास ये वाला रिलेशन एक आया हुआ था, हमने यहाँ पे जो लूप एनालिसिस किया था, उसके अंदर हमारे पास नहीं, ये डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जाते। I3 इज़ इक्वल टू I2 ओवर 2 के बराबर हो गया। V3 जो है वो V2 के बराबर है, वहाँ से ये रिलेशन आ गया। यहाँ पे आप लगाते हैं KCL, तो जितने करंट अब टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं वो अवे के बराबर हैं, तो हमारे पास चीज़ आ जाती है कि I1 इज़ इक्वल टू I3 प्लस I2। ये किसके बराबर है जी, I3 I2 ओवर 2 के बराबर है। तो I1 इज़ इक्वल टू 3I2 ओवर 2। ठीक है, 1.5 I1 के बराबर ना ये वाली टर्म आ गई। तो अब ये चीज़ भी I2 की टर्म्स में आ गई है। ठीक है, बाकी सारा भी I2 की टर्म्स के अंदर आ गया है, I1 भी जो I2 की टर्म्स के अंदर आ गया है। तो अब यहाँ पे जो है हम दोबारा ज़रा लिखते हैं ये इस रिलेशन को। ठीक है, -30 प्लस V1 प्लस V2। तो V1 हमारे पास था किसके बराबर है, वो है 8I1 के बराबर, जो कि इसके बराबर आ जाता है। तो -30 प्लस 8I1 प्लस 3I2 इज़ इक्वल टू 0। अब I1 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है,
3/2 टाइम्स 8i2 प्लस 3i2, ये 30 अगली तरफ ले जाते हैं, 30 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 4 टाइम्स 3 12 प्लस 3 15 15i2 इज़ इक्वल टू 30, जिसका मतलब है i2 इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर। अब जब i2 की वैल्यू 2 एम्पेयर आ गई तो वो 2 एम्पेयर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो उससे आपके पास ये सेकंड वाली चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या आती है आपके पास जी, 2 एम्पेयर था तो i1 इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 3 एम्पेयर के बराबर। i3 को जब देखते हैं आप तो i3 हमारे पास था 1.5 के बराबर, हाफ था, इज़ इक्वल टू i2/2। 2 एम्पेयर था तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 एम्पेयर। उसके बाद फिर ये वोल्टेजेस हैं तो वो सिंपली निकालते रहें। V1 आपके पास किसके बराबर है, 8i1 के बराबर है, तो इसको निकाल लेते हैं जी। V1 इज़ इक्वल टू 8i1, i1 ये 8 टाइम्स 3 24 वोल्ट। फिर ये था, ये हमारे पास था 3i2, V2 इज़ इक्वल टू 3i2, i2 2 है, 3 के साथ किया तो ये 6 वोल्ट हो गया। V3 की फिर आगे बात आ गई तो V3 हमारे पास है 6i3, i3 1 है, 6 से किया तो ये 6 वोल्ट हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से जो है ना, ये टोटल हमारे पास वोल्टेजेस जो हैं हर टर्मिनल की यहाँ पे आ गई। अच्छा जी, तो ये वाला ना रिलेटिवली काफ़ी एक ना ये कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम थी। इसका मतलब कि जो सोल्यूशन भी आप देख लें कि मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर कि जी पहले जो है KCL लगाया, यहाँ पर से रिलेशनशिप निकाल लिया, फिर क्या किया जी, KVL पहली लूप में लगाया, KVL फिर आपने जो है उसके अंदर जो है वहाँ से i1 और i2 की टर्म्स में कर लिया, फिर i1 की वैल्यू आपने निकाल ली, फिर उधर से आगे जाके सॉल्व किया, ठीक है। तो ये प्रॉपर ऑर्डर के अंदर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कैसे इसको किया। पर इसकी बजाय ना मैं अभी ये आगे फिर अब अगली प्रॉब्लम पे एक मूव करता हूँ जो कि इसी तरह की है। अगली वाली ये सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.8 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है आज की। तो इसमें यहाँ पे भी ये मैं करेक्ट कर दूँ, ये है i1 और ये है i3, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब हम अगर आगे लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, i1 इज़ इक्वल टू i2 प्लस i3। ये KCL अप्लाई करके हमने ना यहाँ पर से निकाला है। करंट्स जो टूवर्ड्स द नोड मूव कर रहे हैं वो i1 है, करंट्स जो अवे मूव कर रहे हैं i2 प्लस i3। तो ये हमारे पास जो है ना एक रिलेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा मकसद होगा कि हम i2 और i3 को i1 की टर्म्स में लिख लें, ठीक है। कोई भी अप्रोच ली जा सकती है, मैं यहाँ पे ये वाली ले रहा हूँ। वो लेके जब हम i1 निकाल लेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स निकल आएंगे। अच्छा, एडिशनली क्या किया हमने यहाँ पर से जी, ये 2 लूप्स का देख लिया, 2 हमारे पास ना इस तरीके से लूप्स मूव कर रही हैं। तो जो पहली लूप है वो हमारे पास आ गई जी 10 -10 वोल्ट, -10 हो गया, माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, -10 प्लस V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि जी V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट्स।
ये आ गया सेकंड रिलेशन। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जी ये इस तरीके से लूप चल रही है, ये माइनस है, ये वाला प्लस है, ये माइनस है। तो -6 -v2 प्लस v3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जी v3 माइनस v2 इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट्स। ये थर्ड रिलेशन हमारे पास आ गया इधर से। तो अच्छा जी, अब v1 v2 10 वोल्ट के बराबर हैं, v3 v2 हमारे पास दूसरे बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी इस रिलेशन के अंदर तो हम जो है i2 को i1 के बराबर निकाल सकते हैं, क्योंकि v1 i1 के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे कहीं पे नहीं आपके पास आ रहा, तो हमें एक और रिलेशन बनाना पड़ेगा। इन दोनों को लेट से मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि ऐड करूँगा v2 की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, v1 की टर्म आ जाएगी। तो इनको ऐड किया 2 और 3 को, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा जी v1 प्लस v3 इज इक्वल टू 16 वोल्ट्स। ठीक है, ये एक एडिशनल मेरे पास रिलेशन यहाँ पे आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जी यहाँ पर से जो है ना i1 की वैल्यू जो है वो निकालने की, v1 की वैल्यू लेट से प्लेस करता हूँ। v1 किसके बराबर है? v1 है मेरे पास बराबर है 2i1 प्लस v3 किसके बराबर है 4i3, ऐसे ही है 4i3 इज इक्वल टू 16 वोल्ट्स। तो यहाँ से मैंने i3 निकालना है अगले की टर्म्स में, तो इसी को आगे करके मैं लिखूँगा तो जी i3 इज इक्वल टू 16 माइनस 2i/4, तो 16/4 माइनस 2i/4 का मतलब हुआ i1 ओवर 2। लेट्स वेरीफाई, मैंने एक स्टेप जो है वो बीच में से स्किप करके किया है। 4 से सब कुछ डिवाइड करें, ये आधा i1 हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको हम क्लैरिफाई करके यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4 माइनस ये अब आ गया रिलेशन नंबर 5। गुड, ये चलो जी एक चीज़ तो हमें i1 की टर्म्स में मिल गई। ये i3 हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, पर अब i2 का चाहिए था। i2 के लिए इस रिलेशन को लेते हैं और इधर वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं। तो जी i1 के केस में जैसे था कि इसमें प्लेस की वैल्यूज़ 2i1 प्लस v2 कितना है 8i2 प्लस 8i2, 2i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर से i2 अगर मैंने निकालना है, हर चीज़ को जो है 8 से डिवाइड करूँगा और अगली तरफ ले जाऊँगा। तो यहाँ पे फिर मैं स्टेप एक खा के लिख रहा हूँ, 10/8 हो गया जी ये 5/4, और ये i2 की टर्म जो है i1 जो है ये अगली तरफ गया, 8 से डिवाइड हुआ था, माइनस i1/4 vi। छठा जो है वो ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो इन सारों से मैंने अब ये सॉल्व करके ये वाला रिलेशंस निकाल लिए। अब इन रिलेशंस को क्या करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस करते हैं, कलर मैं दूसरा कर लेता हूँ ताकि जो है ना सिग्निफाई हो सके कि जी एक और फेज़ पे हम पहुँचे हैं। तो मेरे पास क्या आता है जी i1 इज़ इक्वल टू
5/4 माइनस I1/4, 5/4 माइनस I1/4, I2 लिख दिया, I3 को लिखना है +4 माइनस I1/2। अब ये किस चीज़ के बराबर आता है जी? 5/4, 4 4 16 + 5 21/4 हो गया। और ये माइनस के अंदर अगर हम देखते हैं इनको, तो जी ये क्या बनता है, 4 कॉमन आएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 + 2 माइनस 3/4 I1 हो गया। इसमें अब ये वाली टर्म अगली साइड पे ले जाएं, तो 4 + 3 ठीक है, अगली तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा जी 4 + 3 7 I1/4 इज इक्वल टू 21/4। 4 से 4 कैंसिल, 7 से ये हुआ 3, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया कि I1 इज़ इक्वल टू 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर करेक्ट, ओके नाइस, ठीक है। और फिर हम जो है ये बाकी चीज़ों की भी टर्म्स लिख लेते हैं। 3/2, 3/2 हमारे पास 1.5 होता है, 4 में से 1.5 निकालेंगे तो रिज़ल्ट कितना आएगा? 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 5/8 माइनस 3 5 माइनस 3/2, नहीं 8 है सॉरी, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2, ये वाला मेरे पास आ जाता है, ठीक है। और जो I2 है उसकी जगह अगर हम उसमें अगर I1 की जगह 3 प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4, तो 5/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 है, 3 2/4 आ जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2 0.5 एम्पेयर। और ये I3 मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सही नहीं लिखा हुआ, ये आपके पास जो है 3/2 को अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं तो जी 8 माइनस 3/2 बन जाता है, 8 माइनस 3 5/2, ये बनता है 2.5 एम्पेयर, ठीक है। 1.25 की बजाय 2.5 एम्पेयर बनता है। उसके बाद ये वोल्टेजेस का देख लेते हैं। I1 जो है वो आपके पास 3 है, तो ये बन जाएगा जी 6 वोल्ट। V2 जो है, V2 हमारे पास 8 टाइम्स 0.4, ये बन जाएगा जी 4 वोल्ट। और जो ये V3 है 2.5 टाइम्स 4 आपके पास जो है ये 10 वोल्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखें कि ये मिस्टेक है, ये 2.5 आता है, इन्होंने आधी उसकी वैल्यू लिखी हुई है। और बाकी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर से वैल्यूएट कर ली। तो ये लास्ट वाली जो प्रॉब्लम है ये भी हमने सॉल्व कर ली। इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटिवली मुश्किल है और ये अभी बुक के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो मेन कोर्स के अंदर आ रहा है। जो बुक के एंड के ऊपर ड्यूरिंग जो है ये एग्जांपल्स या इन प्रॉब्लम्स की बजाय जो एंड प्रॉब्लम्स हैं वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो इसके ऊपर हम थोड़ा टाइम लगाते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हो ना आप लोग वो पूछ सकते हैं।